दोस्तों, आज की कहानी है काला हीरा और भूतिया महल। विक्रमादित्य का राज स्वर्णिम घाटी अपनी समृद्धि और शांति के लिए प्रसिद्ध था, पर इस शांति को भंग करने वाली घटनाएं धीरे धीरे सामने आई। पहला संकेत तब मिला जब राजा के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित इतिहासकार पंडित भारद्वाज, वह सब उनकी लाइब्रेरी में मिला। उनकी मृत्यु प्राकृतिक थी, पर हैरानी की बात यह थी कि मेज पर रखे सभी दस्तावेज और पांडुलिपियां पूरी तरह से जली हुई थी, जबकि आसपास की हर चीज सही सलामत थी। उनकी उंगलियों के निशान चारकोल जैसे काले थे। दूसरा संकेत तब आया जब राजा के कुंभकार की बेटी, एक मासूम बच्ची, अचानक बूढ़ी हो गई। एक रात में उसके काले घने बाल सफेद हो गए, उसकी त्वचा पर झुर्रियां पड़ गई और उसकी आवाज कांपने लगी। जब राजा ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसे देखा तो वह सिहर उठे। बच्चे के चारों ओर समय की एक काली घनी छाया लिपटी हुई थी, जो उसके जीवन रूप को निगल रही थी। तीसरी और सबसे डरावना संकेत थे वे काले फूल। हर सुबह बगीचे के बीचों बीच वे अकेले खिलते। माली ने उन्हें उखाड़ने की कोशिश की तो वे मुरझाकर राख हो गए, पर अगली सुबह फिर वही दिखाई देते। रानी अनुराधा ने अपने ताबीज की मदद से एक आश्चर्यजनक बात पता की। जब वह फूल के पास गई तो उन्हें फुसफुसाहट सुनाई दी, वापस लौटा दो, वह मेरा है, वह सबका है। पर फूल किसकी आवाज थी यह समझ नहीं आया। राजा ने अपने सभी मंत्रियों और ज्योतिषों को सभा बुलाई। सब ने अलग अलग राय दी। किसी ने इसे देवताओं का प्रकोप बताया तो किसी ने पड़ोसी राज्य की करामत। पर एक बूढ़ा और अंधा पुजारी, जो बहुत कम बोलता था, खड़ा हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी, महाराज, यह कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह अंदर से आ रहा है। हमारे राज्य के इतिहास में कुछ दफन है जो अब जाग रहा है। काला महल का रहस्य उसे कभी नहीं खोलना चाहिए था। राजा ने पूछा, काला महल? वह तो सदियों से बंद है, उसके बारे में तो कोई जानता ही नहीं। पुजारी ने कहा, जानते हैं पर बताते नहीं, क्योंकि जिसने भी उसका रहस्य जानने की कोशिश की वह या तो पागल हो गया या गायब। महाराज, मेरी एक ही सलाह है, उन दरवाजों से दूर रहे। पर उसी रात रानी का व्यवहार अजीब होने लगा। वह बिना किसी से बोले खाना छोड़कर महल की लाइब्रेरी में जाकर प्राचीन नक्शे देखने लगी। उनकी आंखों में एक अजीब सी खोजबीन की चमक थी जो राजा को अपरिचित सी लगी। राजा चुपके से रानी का पीछा करने लगे। उन्होंने देखा कि रानी लाइब्रेरी की एक खास किताब, स्वर्णिम घाटी का अंधेरा इतिहास, बार बार पलट रही थी। उस किताब के एक पन्ने पर जो जला हुआ था, रानी किसी तरह से उसे गीला करके उस पर छपे धुंधले अक्षर पढ़ने की कोशिश कर रही थी। राजा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पता किया कि रानी के हाथों से एक हल्की काली ऊर्जा निकल रही थी, जो किताब के जले हुए हिस्से को अस्थायी तौर पर ठीक कर रही थी और शब्द उभर आ रहे थे। राजा ने पढ़ा, और इस प्रकार महाराज ध्रुवसेन ने उस अभिशापित वस्तु काल सर्प मणि या काला हीरा को अपने महल के सबसे गहरे तहखाने में समय के ताले के पीछे बंद कर दिया। यह मणि समय को अपने भीतर खींचती है और उस पर नियंत्रण करने वाले की आत्मा को भी धीरे धीरे निगल जाती है। इसे केवल सुरंगा धातु से बनी कोई वस्तु ही नियंत्रण कर सकती है। पर सावधान, यदि मणि का स्वामी किसी ऐसे शरीर पर कब्जा कर ले जिस पर सुरंगा धातु का ताबीज हो, तो ताबीज की शक्ति उसकी हो जाएगी और वह मुक्त हो जाएगा। राजा की समझ में आ गया, रानी का ताबीज सुरंगा धातु से बना था। काला हीरा या काला सर्पमणि धीरे धीरे अपनी शक्ति बाहर फैला रही थी और अब वह रानी को अपने वश में करने की कोशिश कर रही थी ताकि ताबीज की शक्ति हासिल कर सके। रानी का व्यवहार इसलिए बदल रहा था। वह उसी क्षण रानी के पास गए और उनका हाथ थाम लिया। रानी ने पलट कर देखा, उनकी आंखें एक पल के लिए पूरी तरह काली दिखी
फिर समान हो गई। महाराज, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? रानी ने कपकपाती आवाज में पूछा। राजा ने सब कुछ समझा दिया। रानी डर गई, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सुझाव दिया, हमें उस महल में जाना ही होगा। शायद तावीज की मदद से हम उस मानिक को फिर से सील कर सकते हैं। रात को जब पूरा महल सो रहा था, राजा और रानी चुपचाप काले महल के सामने पहुंचे। दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, बल्कि एक जटिल यांत्रिक पहेली बनी हुई थी, जिसमें नक्षत्रों और समय चक्रों को सही स्थिति में लगाना था। रानी के तावीज की रोशनी से पहेली के अक्षर चमक उठे और दरवाजा खुल गया। अंदर का वातावरण बर्फ जैसा ठंडा था। दीवारों पर अजीब भद्दी चित्र थे, जिनमें एक विशाल काय सर्प दिखाया गया था, जो सूर्य और चंद्रमा को निगल रहा था। कमरे के बीच में एक काले पत्थर के चबूतरे पर कांच के गोले के अंदर काला हीरा चमक रहा था। उसकी चमक सुंदर नहीं, बल्कि डरावनी थी, मानो कोई काला सूरज हो। तभी हीरे से एक आवाज गूंजी। अंततः सुरंगा धातु वाहक स्वयं चली आई। एक काली धुंध ने रानी को घेर लिया। रानी के बीच तावीज से एक चमकदार सुरक्षा कवच निकला, पर काली धुएं उसे तोड़ने लगी। राजा ने तलवार से हमला किया, पर वह धुएं से होकर गुजर गई। हीरे की आवाज फिर गूंजी, मूर्ख राजा, तुम केवल देख सकते हो, रोक नहीं सकते। मैं काले केतु हूँ, मैं समय का स्वामी हूँ। सदियों से इस हीरे में कैद था, पर अब यह तावीज मेरी कैद की चाबी है। काली धुएं ने रानी के तावीज को तोड़ दिया और सीधे रानी के हृदय में घुस गई। रानी चीखी, उनका शरीर ऐंठन से कांप उठा और फिर अचानक शांत हो गया। जब उन्होंने आंखें खोली तो वह आंखें रानी की नहीं थी, उनमें एक प्राचीन दंभ भरी चमक थी। काले केतु ने रानी के शरीर पर कब्जा कर लिया था। अब काले केतु ने रानी की आवाज में कहा, पर उसमें एक भयानक गूंज थी, मैं इस राज्य के हर प्राणी की आयु नीलूंगा और अपनी शक्ति को पूर्ण करूंगा। तुम राजा पहले गवाह बनोगे। उसने हाथ उठाया और राजा के सामने एक समय का विरूपण पैदा कर दिया। राजा ने अपने हाथों को तेजी से बूढ़ा होते देखा, झुर्रियां पड़ती दिखी। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके उस हमले को वापस लौटाने की कोशिश की, पर वह बहुत कमजोर पड़ चुके थे। अंतिम समय में टूटे हुए तावीज के एक टुकड़े से निकली रोशनी ने काले केतु को झटका दिया और राजा को बचा लिया, पर वह बेहोश होकर गिर पड़े। जब राजा की आंख खुली तो वह अपने शयन कक्ष में थे। उनके हाथ बिल्कुल समान थे, पर कमजोरी थी। उनके पास बूढ़े पुजारी और सेनापति खड़े थे। पुजारी ने बताया कि वे ही थे जिन्होंने राजा को बचाया। उन्होंने कहा, महाराज, रानी यानी काल केतु ने खुद को अपने कक्ष में बंद कर लिया है। वह बाहर नहीं आ रही, पर महल में अजीब घटनाएं हो रही हैं। कुछ सेवक बूढ़े हो गए हैं, कुछ स्थानों पर समय तेजी से बीत रहा है, तो कहीं रुक सा गया है। राजा ने फैसला किया कि वह जंगल में वह साधुई के पास जाएंगे जिसने रानी को ताबीज दिया था। सेनापति ने मना किया, पर राजा अडिग रहा। वह भेष बदलकर अकेले ही रातों रात जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल का सफर खतरों से भरा था। काल केतु की शक्ति यहाँ भी फैल रही थी। राजा ने ऐसे पेड़ देखे जो एक मिनट में हरे होते और अगले ही मिनट सूख कर ढह जाते। उन्होंने एक ऐसी नदी देखी जहाँ पानी उल्टा बह रहा था। अपनी बची खुची दिव्य दृष्टि से राजा इन जालों से बचते रहे। 3 दिन बाद वह एक गुफा के सामने पहुंचे, जिसके मुख पर सुरंगा धातु का बना प्रतीक चिन्ह था। अंदर एक वृद्ध साध्वी माता अमृत ध्यान मग्न बैठी थी। उनकी आंखें खुली तो राजा को देखकर वह दुखी हो गई। तुम आ ही गई, मैंने देख लिया था। ताबीज टूट गए ना? राजा ने सब कुछ कह सुनाया। साध्वी ने गहरी सांस ली। काल केतु कोई साधारण भूत प्रेत नहीं, वह एक प्राचीन काल भक्षक है। एक ऐसा अस्तित्व जो ब्रह्मांड के समय तत्वों को खाता रहता है। सदियों पहले महान ऋषि वशिष्ठ ने उसे सुरंगा धातु के एक खोल में
कैद किया था, जो काला हीरा बन गया। पर कैद करते समय ऋषि की एक चेतावनी भी उसमें फंस गई थी। राजा हैरान रह गए। तो उसमें ऋषि वशिष्ठ की चेतावनी भी है। हाँ, साध्वी ने कहा, पर वह चेतना गहरी निद्रा में है। अगर तुम उसे जगा सको तो शायद काल केतु को कमजोर कर सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें अपनी दिव्य दृष्टि का परम बलिदान देना होगा। तुम्हें अपनी आंखों की वह शक्ति जो तुम्हें भविष्य और अतीत दिखाती है, उसे तोड़कर एक दृष्टिवान बनाना होगा। और यह काल केवल तभी रहेगा जब रानी की अपनी आत्मा, जो अभी भी उस शरीर में कैद है, संघर्ष कर रही है। साध्वी ने राजा को एक विशेष धातु की बनी कड़ी दी। यह सुरंगा धातु का ही टुकड़ा है। इसे अपने माथे पर बांधो। यह तुम्हें काल केतु की तत्कालीन समय मोड़ शक्तियों से बचाएगा। और लो, यह भी। उन्होंने एक छोटा सा आईना दिया। यह युगल दर्पण है। जब तुम रानी के सामने हो, इसे उनकी ओर करना। इसमें रानी की अपनी आत्मा का प्रतिबिंब दिखेगा तो काल केतु को क्षण भर के लिए हिला सकता है। राजा लौटे तो पाया कि पूरा राज्य अराजकता के कगार पर था। लोग डरे हुए थे। काल केतु ने रानी के रूप में दरबार लगा रखा था और अजीब फरमान सुना रहा था, जैसे सारे घड़ियां और सूर्य घड़ी तोड़ दो और रात को दिन और दिन को रात मानो। उसने राज्यों के बुजुर्गों को बुलाकर उनकी आयु निकालनी शुरू कर दी थी, जिसमें वे राख होकर मर रहे थे। राजा ने सीधे दरबार में प्रवेश किया। काल केतु, मैं तुझे चुनौती देता हूँ। रानी की आंखों में काले तारे चमके। ओह, बच गया था तू, अब और नहीं। उसने हाथ उठाया और पूरा दरबार एक काले धुएं के गोले में घिर गया। समय रुक सा गया। सभी दरबारी मूर्तियों की तरह जम गए। केवल राजा सुरंगा धातु की कड़ी की वजह से हिल डुल सकते थे। राजा ने युगल दर्पण निकाला और रानी की ओर कर दिया। आईने में रानी का अपना चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ दिखाई दिया। विक्रम, मुझे बचाओ। रानी की असली आवाज कमजोर सी गूंजी। काल केतु चीखा और एक पल के लिए डगमगाया। उसी पल राजा ने अपनी सारी शक्ति एकत्रित की। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि को अपनी आंखों से निकालकर अपनी हथेली पर केंद्रित किया। यह एक बहुत भयंकर पीड़ा थी, मानो उनकी आत्मा का एक टुकड़ा निकल रहा हो। उनकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई, पर उनकी हथेली पर एक इंद्रधनुष चमकदार बाण तैयार हो गया। ये ले, यह है मेरा बलिदान, मेरा प्रेम और मेरी राज्य धर्म की शपथ। राजा ने बाण छोड़ा। वह बाण सीधा रानी के हृदय में जाकर घुसा। कोई चोट नहीं आई, पर एक तेज प्रकाश फैल गया। रानी के शरीर से दो आकृतियां निकलकर अलग हो गई। एक रानी अनुराधा की सुनहरी आत्मा और दूसरी एक विशालकाय काले नाग के आकार का काल केतु, जिसके मुंह से समय की धारा बह रही थी। काल केतु दर्द से तड़प रहा था। नहीं, यह असंभव है। एक मानव ने अपनी अलौकिक शक्ति त्याग दी, यह तो होता ही नहीं। तभी टूटे हुए तावीज के टुकड़े जमीन पर पड़े, चमक उठे। साध्वी द्वारा दी गई सुरंगा धातु की कड़ी भी चमकी। काल केतु चीखता हुआ उस चमक की ओर खींचने लगा। नहीं, फिर से उस खोल में नहीं, पर चमकती धातु के टुकड़ों ने मिलकर एक नया छोटा खोल बना लिया और काल केतु के काले धुएं जैसी आत्मा उसमें सिमटती चली गई। आखिरी चीख के साथ वह एक छोटे काले पत्थर में बदल गया, जो जमीन पर गिरकर लुढ़क गया। रानी की आत्मा अपने शरीर में वापस लौट आई। वह गिरते गिरते राजा के हाथों में समा गई। राजा की आंखें अब समान थी, पर उनमें अत्यंत प्यार और राहत थी। काल केतु के फिर से कैद होने से राज्य में सब कुछ समान हो गया। जो बूढ़े हुए थे वे फिर से जवान नहीं हुए, पर उनकी आयु का हरण रुक गया। बच्ची फिर से जवान नहीं हुई, पर उसकी समय से पहले की बुढ़ापे की प्रक्रिया थम गई। राजा विक्रमादित्य अब एक समान इंसान की तरह दिखते थे, पर उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता और भी प्रखर हो गई। उन्होंने कहा, जब मैं भविष्य नहीं देख सकता तो मुझे वर्तमान को इतना बेहतर बनाना होगा कि भविष्य अपने आप सुंदर हो जाए। रानी अनुराधा का तावीज टूट चुका था।
पर उन्होंने उसके टुकड़ों को एक नए आभूषण में जुड़वा दिया। उनकी पशु पक्षियों से बातचीत की शक्ति चली गई थी, पर अब वह पशु पक्षी बिना डर के उनके पास आते थे। उस काले पत्थर काल केतु के नए खोल को लेकर राजा रानी और साध्वी माता अमृत ने एक गुप्त यात्रा की। वे दुनिया के छोर पर एक ऐसी जगह ले गए जहां समय का प्रवाह अस्थिर था। एक शाश्वत बर्फ की गुफा, वहां एक विशालकाय सोए हुए पहाड़ी देवता की हथेली में उस पत्थर को रख दिया गया। जब तक वह देवता सोया रहा, कालकेतु कैद रहा। राज्य में काले महल को पूरी तरह गिरा दिया गया और उसकी जगह एक समय उद्यान बनाया गया। इसमें सूर्य घड़ी, पानी की घड़ियां और फूलों की घड़ियां लगाए गए। समय के सुंदर पहलुओं का जश्न मनाने के लिए राजा और रानी ने एक नया नियम बनाया। हर साल एक दिन विस्मृत दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जब लोग बीते दुखों और गलतियों को याद करके उन्हें कागज पर लिखकर जला देंगे, ताकि अतीत का बोझ भविष्य की राह ना रोके। और इस तरह एक भविष्य और रहस्यमयी शक्ति के उदय और पतन की कहानी ने राजा और रानी को और भी मजबूत बना दिया। उनकी कहानी इतिहास में एक अकल्पनीय, अद्भुत और रहस्यमयी कहानी के रूप में दर्ज हुई, जो लोगों को सिखाती है कि प्रेम और बलिदान की शक्ति समय को नियंत्रण करने वाली किसी भी शक्ति से बड़ी हो सकती है।